हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक विच इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स एंड इंटरफेरेंस। तो इस लेक्चर में हम लोग ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। हम लोग इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे, और एंड में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे जो कि तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, है ना। तो व्हाट डज सुपरपोजिशन ऑफ वेव स्टेट्स? It states that according to this principle of superposition of waves at a particular point in the medium, the resultant displacement y produced by a number of waves is the vector sum of the displacements produced by each of the waves, that is y is equal to y1 plus y2 plus y3 and so on. ठीक है, चलो अब इसको मैं डिटेल में शॉर्ट में समझाता हूं, देखो ध्यान दो। अब सपोज किसी पॉइंट पे, है ना, किसी भी पॉइंट पे ऐसी वेव्स आ रही है, ये पहली वेव आई, ये दूसरी वेव आई, ये तीसरी वेव आई, है ना। अब हर वेव क्या करेगी, उस पॉइंट पे अपना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगी, है ना। तो सब वेव अपना एक साथ में, अगर सभी वेव्स एक साथ में आएगी तो उस पॉइंट पे कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा, है ना। तो उस पॉइंट पे जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा वो इसका डिस्प्लेसमेंट प्लस इसका डिस्प्लेसमेंट प्लस इसका डिस्प्लेसमेंट, इनका वेक्टर सम रहेगा। क्या रहेगा? वेक्टर सम, है ना। जैसे समझाता हूं, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट पे एक वेव आई, है ना। इस वेव ने इधर का 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कराया, सपोज 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कराया, ठीक है। एक वेव आई ऐसी, इसने इसका डिस्प्लेसमेंट इधर 3 मीटर का कराया, तो इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट रहेगा इनका वेक्टर सम। और हमको पता है 3, 4 अगर परपेंडिकुलर है तो इसका जो वेक्टर सम आता है वो 5 मीटर, यानी उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 4 इधर नहीं होगा, 3 इधर नहीं होगा, 5 इधर होगा, ठीक है। बट अपने सिलेबस में ना बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, एक ही डायमेंशन के कॉन्सेप्ट्स हैं। एक डायमेंशन के मतलब, सपोज ये एक पॉइंट है, यहां पे एक वेव आई जिसने उसका डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर नीचे कराया, यहां पे दूसरी वेव आई, इसने उसका डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर ऊपर कराया। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट यहां पे जो रहेगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आर, वो रहेगा 5 - 4 विच इज 1 मीटर ऊपर की तरफ। समझ में आया सबको? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर था। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, है ना, सिंपल कॉन्सेप्ट। चलो आगे बढ़ते हैं अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ विच इज इंटरफेरेंस। नाउ इंटरफेरेंस यानी क्या? जब two light waves having same intensity and nearly equal amplitudes are moving in the same direction, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और वो सुपर इंपोज करते एक दूसरे के साथ में at some point, then the intensity of light is maximum at some point and it is minimum at some point, and this phenomenon is known as interference of waves. Okay, interference of light, इसका मतलब क्या है? जब लाइट, दो लाइट वेव्स एक जगह पे आएंगी, इमेजिन करो यहां से एक लाइट वेव आ रही है, यहां से एक लाइट वेव आ रही है, इस बोर्ड पे गिर रही है, तो इस बोर्ड पे क्या होगा ना, थोड़ी देर बाद कहीं पे लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी और कहीं पे लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएंगी। ऐसा होगा, हम लोग पढ़ेंगे भी आगे, हम लोग देखेंगे कि इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता कैसे। अभी सिर्फ ये समझो कि जब एक लाइट वेव इधर से आई और एक लाइट वेव इधर से आई, तो इस बोर्ड पे कहीं पे लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हो गई, कहीं पे कम हो गई, फिर वापस कहीं पे ज्यादा हो गई, फिर कम हो गई। मतलब क्या हो रहा है कि लाइट ये एनर्जी लाई, ये एनर्जी लाई, तो कहीं पे एनर्जी ज्यादा हो गई, कहीं पे कम हो गई, फिर एनर्जी ज्यादा हो गई, फिर एनर्जी कम हो गई। ये जो चीज हुआ इसको हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या कहते हैं हम लोग इसको? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। समझ में आएगा सबको कि दो लाइट वेव्स का आना और कहीं पे इंटेंसिटी ज्यादा हो जाना और कहीं पे इंटेंसिटी कम हो जाना उस जगह पे, ये फेनोमेनन को बोलते हैं हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्लियर विद दिस? ओके, चलो अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट इनिशियल फेज एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब हमको पता है कि इंटरफेरेंस में दो लाइट वेव्स आएंगी, है ना। अब दो लाइट वेव आई, तो लेटेस्ट से पहली वाली लाइट वेव है, उसका इक्वेशन है y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब ये एक इक्वेशन है, ये एक लाइट वेव है, उसका इक्वेशन है। इस लाइट वेव का फेज कितना है? ओमेगा टी, है ना। ये जो चीज होता है इसको हम लोग फेज बोलते हैं, यानी साइन के अंदर जो होता है उसको बोलते हैं फेज। दूसरी वेव आई, उसका इक्वेशन क्या है? y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। इस लाइट वेव का इनिशियल फेज, सॉरी, इस लाइट का फेज कितना है?
ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज फेज डिफरेंस, है ना, तो तुम क्या बोलोगे, ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका फेज माइनस इसका फेज ओमेगा टी, यानी फेज डिफरेंस कितना हुआ, फाइव। यहां तक समझा। अब जब ये लाइट वेव्स एक जगह पे आएंगी तो वो सुपर इंपोज करेगी, सुपर इंपोज करने के बाद में वहां पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, है ना, यानी y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। लेकिन वहां पे भी जब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा तो वहां पे भी एक वेव ही बनेगी, जब दो लाइट रेज आएगी, दो लाइट वेव्स आएगी तो वहां पे भी रिजल्टेंट एक वेव बनेगी। लेट अस से उस रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन है y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, है ना, क्योंकि एक वेव का इक्वेशन क्या होता है, साइन के पहले एक एम्पलीट्यूड की टर्म होती है, साइन के अंदर एक फेज की टर्म होती है, ठीक है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो टर्म है r, ये जो टर्म है r को हम लोग बोलेंगे आज से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, r को हम लोग क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, ये दोनों इक्वेशन को यहां पे सब्स्टिट्यूट किया और सॉल्व किया, जो कि वेव्स नाम के चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, वेव्स नाम के चैप्टर में सॉल्व किया हुआ है। तो इस r का इक्वेशन आता है स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos फाइव, है ना। ये हमारा आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, समझ में आया। स्क्वायर रूट ऑफ पहले वाले वेव का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले वेव का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहले वाले वेव का एम्पलीट्यूड इंटू दूसरे वाले वेव का एम्पलीट्यूड इंटू कॉस ऑफ फाइव, फाइव यानी क्या था बेटा, फाइव वाज फेज डिफरेंस, ठीक है। अब ये जो वेव बना, इसमें ये जो टर्म है अल्फा, इसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट इनिशियल फेज, अल्फा को क्या बोलते हैं हम लोग, रिजल्टेंट इनिशियल फेज, ठीक है। अगेन इसका भी सॉल्विंग हम लोग वो चैप्टर में कर चुके हैं, अभी सिर्फ हम लोगों को अल्फा का इक्वेशन निकालना है। तो अल्फा का जो इक्वेशन आएगा वो आएगा tan इनवर्स बेटा फाइव किसके साथ में लगाएं, a2 के साथ में ना, तो कैसे लिखने हैं देखो, याद करने का टेक्निक बता रहा हूं, tan इनवर्स a2 sin फाइव अपॉन a1 प्लस a2 cos फाइव, ठीक है। ये हो गया हमारे अल्फा का इक्वेशन, अल्फा यानी क्या, रिजल्टेंट इनिशियल फेज, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू तीसरा पॉइंट, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ठीक है। लेट अस से, है ना, अब इसको अलग कलर से लिखते हैं हम लोग, ऑरेंज कलर से लिखेंगे, ठीक है। अब लेट अस से ये वेव जिसका एम्पलीट्यूड कितना था, a1 था, इसका इंटेंसिटी है i1, ये वाले वेव का एम्पलीट्यूड क्या था, a2, इसका इंटेंसिटी है i2, और हमको पता है कि कोई भी लाइट का जो इंटेंसिटी होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को प्रोपोर्शनल होता है, किसको प्रोपोर्शनल होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या लिख सकते हैं, i1 इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटा तो कांस्टेंट आया, तो k a1 स्क्वायर ऐसा लिख दिया, i2 इज इक्वल टू k a2 स्क्वायर, और जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है IR दैट इज इक्वल टू k टाइम्स r स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी हटने के बाद में, क्योंकि i1 इज प्रोपोर्शनल टू a1 स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी हटा k1, i2 is proportional to a2 square, proportionality हटा again some constant k, ir is proportional to r square, proportionality हटा constant k, ठीक है। r square की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां से, तो ir का इक्वेशन क्या बना, k ब्रैकेट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos फाइव, k अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, k a1 स्क्वायर k a2 स्क्वायर प्लस 2 रूट k a1 रूट k a2 cos फाइव। क्यों ये लिखा समझा दो थोड़ी देर, बस अभी समझ में आ जाएगा,
है ना। तो आई आर इज इक्वल टू के ए वन स्क्वायर के जगह क्या लिखेंगे हम लोग, आई वन। के ए टू स्क्वायर के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, आई टू। अब अगर के ए वन स्क्वायर अगर आई वन है ना, तो सॉरी ये रूट इधर आएगा, सिर्फ के इसको चाहेगा, ए वन ए टू को नहीं आएगा, है ना। मैं इसको वापस लिखता हूँ, ट्वाइस ए वन ए टू कॉस फाइव, यहाँ पे लिखा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, टू रूट के ए वन रूट के ए टू, है ना। दोनों साइड का रूट ले लिया तो रूट आई वन इज इक्वल टू रूट के ए वन, दोनों साइड का रूट लिया तो क्या आएगा, टू रूट आई वन इंटू रूट आई टू, यानी रूट आई वन आई टू कॉस फाइव। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी। समझ पाए। तो ये जो तीनों डब्बे हैं, आई वुड सजेस्ट कि तुम इसको नोट डाउन कर लो, ओके क्योंकि हम लोग अब इसके आगे इसको बहुत ज्यादा यूज करेंगे, खास करके ये दोनों फॉर्मूले। ठीक है, सभी ने नोट डाउन कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। अब हम लोगों ने देखा कि जो एम्पलीट्यूड है आर, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर, इसका फॉर्मूला था रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि आर जो है ये कॉस फाइव पे डिपेंड कर रहा है ना। और मैं ये भी बोल सकता हूं कि जब कॉस फाइव मैक्सिमम होगा, कॉस फाइव मैक्सिमम होगा तो आर भी मैक्सिमम होगा, है ना। जब कॉस फाइव क्या होगा, मैक्सिमम, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, मैक्सिमम। और जब ऐसा होगा, कैसा होगा कि कॉस फाइव मैक्सिमम होगा और आर भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, कंस्ट्रक्टिव यानी कुछ अच्छा होना, बड़ा होना, है ना, अच्छा बड़ा होना ऐसा, ओके कोई तो एक अच्छी चीज हो जाना, है ना ओके तो cos फाइव का मैक्सिमम हो जाना, है ना, r का मैक्सिमम हो जाना, दिस मींस दैट इट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और cos फाइव की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है +1। और अगर मैं ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं तो इक्वेशन बनता है स्क्वायर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू। दिस इज नथिंग बट a1 प्लस a2 होल स्क्वायर। ये आर मैक्स लिखेंगे अपन यहां पे, आर मैक्स। तो आर मैक्स का वैल्यू कितना हो गया, a1 प्लस a2। ठीक है, तो तब जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो आर मैक्स कितना होगा, a1 प्लस a2। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसके कंडीशंस की, है ना, कंडीशंस। ठीक है, कंडीशंस। अब cos फाइव +1 कब होता है ना। cos की कौन सी वैल्यूज +1 होती है, cos की पहली वैल्यू 0 रेडियन होती है +1। cos फाइव की 0 वैल्यू, जब फाइव की वैल्यू कितनी रहेंगी 0, तो cos 0 1 होगा। फिर फाइव की 2 पाई जब वैल्यू रहेंगी 360 डिग्री तो भी +1 आती है। cos की 4 पाई, सॉरी फाइव की 4 पाई वैल्यू भी +1 देगी, फाइव की 6 पाई वैल्यू भी +1 देगी। तो कैन आई से दैट पाई की वैल्यू जब इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तब हमको क्या मिलेगा, तब हमको क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यह हो गया हमारा पहला कंडीशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। फाइव यानी क्या था बेटा, पाई यानी था फेज डिफरेंस। तो जब फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा तब हम लोग क्या बोलेंगे कि क्या हुआ है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। समझा। नाउ दूसरी कंडीशन, वी नो दैट पाथ डिफरेंस, ये क्या होता है, लैम्बडा अपॉन 2 पाई इंटू 5। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा यानी वेवलेंथ अपॉन 2 पाई इंटू 5। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा अपॉन 2 पाई। पाई की वैल्यू क्या डालू मैं, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, पाई पाई कैंसल। तो देयरफॉर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स, जब इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2 होगा तब भी क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये जो कंडीशन है ये किसकी है, पाथ डिफरेंस की। ये जो कंडीशन है ये किसकी है, फेज डिफरेंस की।
ठीक है, समझ में आया। अब जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा फिर यहां पे, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2। तुमको पता है अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? हाँ, इसको लिख सकते हैं रूट I1 का स्क्वायर प्लस रूट I2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 इंटू रूट I2। तो यहां से हम लोग I max की वैल्यू लिख सकते हैं रूट I1 प्लस रूट I2 होल स्क्वायर। समझ में आए? तो ये देखो R max की वैल्यू, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो R max इज सम ऑफ एम्पलीट्यूड्स एंड I max इज स्क्वायर रूट ऑफ I1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आए? अब इसके स्पेशल केस भी यहां लिख लो, आई वुड सजेस्ट, है ना। स्पेशल केस है A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0। जब A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A है तो R max की वैल्यू हो गई 2A। लिख के रख लो, काम आएगा, काम आएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, साथ ही साथ लिखते चलो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस तो भी लिखो। और I max की वैल्यू आ जाएंगी रूट I0 प्लस रूट I0 यानी 2 रूट I0 का स्क्वायर यानी 4 I0। ये इसके स्पेशल केस हो गए। ठीक है, आई होप सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, विच इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी क्या कि cos फाई का वैल्यू मिनिमम हो जाना। जब cos फाई क्या हो जाएगा, मिनिमम, तो आर भी जो है ये क्या हो जाएगा, मिनिमम, और इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगा, मिनिमम। ठीक है, अब ऐसा कब होगा, तो cos फाई की जो मिनिमम वैल्यू हम लोग लेते हैं वो लेते हैं -1, जीरो नहीं लेते, याद रखना। cos फाई की मिनिमम वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग, -1। ठीक है, तो इस केस में r की जो वैल्यू आ जाएगी, r मिनिमम आ जाएगा, r मिनिमम दैट वुड बी रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। तो R मिनिमम इज इक्वल टू A1 माइनस A2। ठीक है, ये हो गया R मिनिमम का वैल्यू। अब ऐसा कब होगा, है ना, cos फाई की वैल्यू, cos फाई की वैल्यू -1 कब हो रही है ना। cos फाई की -1 की वैल्यू सबसे पहली बार जब फाई की वैल्यू कितनी हो जाती है, पाई, फाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई, cos पाई -1 होता है, फिर 3 पाई, फिर 5 पाई, फिर 7 पाई एंड सो ऑन। यानी क्या मैं कह सकता हूं, फाई की वैल्यू जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगी तब हम लोग कहेंगे कि क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। पिछली बार ये कंडीशन क्या आई थी, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, अभी क्या आई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, अगेन पाथ डिफरेंस क्या लिखते हैं हम लोग, लैम्बडा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। तो अगर सब्स्टिट्यूट किया वैल्यू तो इसका वैल्यू आता है ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2। ठीक है, ये हो गई पाथ डिफरेंस की कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, एंड अब हम लोग बात करेंगे आई मिनिमम की। आई मिनिमम कितना आएगा, I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2, क्योंकि cos फाई की वैल्यू -1 डालेंगे हम लोग आई आर के इक्वेशन में। तो आई मिनिमम अगर पिछले बार के जैसे सॉल्व किया तो क्या आएगा, I1 रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर। ये बात आई समझ में ना। इसके भी स्पेशल केस हम लोग लिखेंगे, जो स्पेशल केस है ना। पहला स्पेशल क्या है कि A1 और A2 की वैल्यू सेम है A के इक्वल, और I1 और I2 की वैल्यू सेम है I0 के इक्वल। ठीक है, एम्पलीट्यूड सेम और इंटेंसिटी अगर दोनों सेम होती है तो R मिनिमम की वैल्यू हो जाती है 0। R मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0, और I मिनिमम की वैल्यू भी हो जाती है 0। समझ में आया,
सभी को ध्यान में आया कंसेप्ट? तो ये सारा कंसेप्ट था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करेंगे आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम की, है ना, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। ओके, अब इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं, बड़े सिंपल से फॉर्मूलेज हैं, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना। आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, ठीक है। आई मैक्स क्या था, रूट आई वन प्लस रूट आई टू अपॉन रूट आई वन माइनस रूट आई टू होल स्क्वायर, या फिर आई मैक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, ए वन प्लस ए टू अपॉन ए वन माइनस ए टू होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में? ये इक्वेशन तुम लिख के रख लो, इसके ऊपर क्वेश्चंस हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं, है ना। आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम के जो कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चंस अभी जस्ट हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, टू लाइट वेव्स ऑफ इंटेंसिटीज I and 4I are used in an interference experiment. Find the intensity at a point where the waves from the two sources superimpose with a phase difference 0, pi by 2, pi, ratio of maximum intensity to minimum intensity। ये सारी चीजें निकालना है यहाँ पे अपने को, ठीक है। चलो यहाँ पे I1 की वैल्यू कितनी दी बोली है, कितनी बोली है I, I2 की वैल्यू कितनी बोली है 4I, ठीक है। पहले बार हमको क्या निकालना है, फाइंड द इंटेंसिटी यानी IR निकालना है ना, आई आर निकालना है। जब पहली बार फेज डिफरेंस कितना है 0, है ना, तो पहले केस में फाई का वैल्यू कितना है 0, आई आर का वैल्यू कितना होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। तो आई आर कितना आ जाएगा, I1 की वैल्यू कितनी है I2 की वैल्यू 4I प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 यानी 4I स्क्वायर, और cos 0 कितना होता है 1, तो आई आर कितना हो गया, ये हो गया 5I प्लस 2 इंटू 2I, 4I का स्क्वायर रूट, 4I स्क्वायर का रूट, है ना, 2 2 जा 4 प्लस 5 9I, तो आंसर हो गया 9I। दूसरी बार पाई बाय 2 बोला है ना, फाई की वैल्यू पाई बाय 2 है तो कॉस फाई का वैल्यू 0 हो जाता है। इस इक्वेशन में कॉस फाई की वैल्यू अगर 0 डाल देंगे तो आई आर की वैल्यू आ जाएगी I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू कितनी है I2 की वैल्यू 4I, तो IR की वैल्यू कितनी हो गई 5I, तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तीसरी बार फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी है पाई, और कॉस फाई की वैल्यू कितनी होती है -1, कॉस पाई -1 होता है। तो इस केस में IR की वैल्यू कितनी होंगी I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2, I प्लस 4I माइनस 2 रूट 4I स्क्वायर विच इज 5I माइनस 2 इंटू 2I, तो IR की वैल्यू कितनी होगी I, ठीक है। ये हो गया तीसरे का आंसर। चौथा I मैक्स अपॉन I मिनिमम, ठीक है। I मैक्स अपॉन I मिनिमम इज इक्वल टू रूट I1 प्लस रूट I2 अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो I मैक्स अपॉन I मिनिमम, है ना, ये कितना आ जाएगा रूट I1 यानी रूट I, है ना। अब रूट I2 यानी 4I का रूट, 4I का रूट क्या आ जाएगा 2 रूट I, है ना। पहले अपने को ज्यादा वाला वैल्यू, ठीक है, हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं, रूट I1 माइनस 2 रूट I होल स्क्वायर 3 रूट I माइनस रूट I होल स्क्वायर, 3 बाय -1 का स्क्वायर हो गया 9/1, तो I मैक्स अपॉन I मिनिमम ये हो गया 9/1, माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, है ना, तो 3 बाय -1 का स्क्वायर हो गया 9/1। तो ये सारी बातें, है ना, समझ में आया सबको? ओके, तो सिंपल सा न्यूमेरिकल था। अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड फ्रॉम टू सोर्सेस प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंसेस 3:5, है ना। एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया है A1/A2 कितना दिया है 3:5। इंटेंसिटीज मैक्सिमा और मिनिमा के इंटेंसिटीज का रेशियो निकालना है I मैक्स अपॉन
आई मिनिमम का रेशियो, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो बड़ा नंबर है उसको a1 बोल दो, जो छोटा नंबर है उसको a2 बोल दो, मतलब ये हमारा, नहीं अपन इसको बोल रहे हैं ना, तो उल्टा लिख देंगे अपन, a2 प्लस a1 अपॉन a2 माइनस a1, ऐसा लिख दो, चलता है, वो भी चलेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल माइनस का स्क्वायर भी प्लस होने वाला है। तो इट इज 5 प्लस 3, देखो a2 की वैल्यू 5 लिखो डायरेक्ट, a1 की वैल्यू 3 लिख दो डायरेक्ट लिख दो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में चलेगा। तो 5 माइनस 3 का स्क्वायर यानी 8/2 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर यानी 16:1। समझ में आया सबको? आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम कैसे निकाला, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी इज 25:16, यानी आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम कितना है, 25:16, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स एंड द इंटेंसिटीज ऑफ द सोर्सेस, यानी a1 बाई a2 का रेशियो निकालना है, i1 बाई i2 का रेशियो निकालना है, ठीक है। अब एक काम करना, मैं तुमको सीधा सीधा इसका शॉर्टकट बता दूं। सबसे पहले इसका रूट ले लो, है ना, इसका रूट ले लो, उसका रूट कितना आएगा 5/4, है ना, इसका रूट ले लो। तो ये रूट जब लोगे ये आएगा a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2 का वैल्यू, ठीक है। फिर क्या करो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर दो, ये आ जाएगा a1 बाई a2 का वैल्यू। तो a1 बाई a2 कम्स आउट टू बी 9/1, सीधा सीधा। आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का रूट लो तो तुमको a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2 मिलेगा। फिर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, दैट शुड बी योर a1 अपॉन a2। अब इसका अगर स्क्वायर ले लिए, क्योंकि i1 बाई i2 जो है ये a1 बाई a2 का स्क्वायर होता है ना, तो 9/1 का स्क्वायर कितना हो गया 81/1, तो ये हो गया i1 बाई i2, ये हो गया a1 बाई a2, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंटरफेरेंस YDSE के बारे में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एज वेल एज कोहेरेंट सोर्सेज एंड नॉन कोहेरेंट सोर्सेज के कंसेप्ट के बारे में। ओके, दैट्स इट, बाय एवरीवन।